Rutherford concluded from this alpha particle scattering experiment मेन जो है मॉडल इन्होंने ही दिया था, रदरफोर्ड, 90%। हाँ, रदरफोर्ड क्या लिखे, एक्सपेरिमेंट दैट या बस कोलन देके पॉइंट लिख दीजिए। हाँ, नंबर 1। तो इनके कंक्लूजन्स क्या है, ऊपर हमने रिजल्ट्स लिखे थे और उन रिजल्ट से क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने, लिखिए। हाँ, तो अब लिखिए ना कंक्लूडेड ऊपर। हाँ, चलिए। नंबर 1, most of the space inside the atom is empty. Empty, full stop. Number 2, the positive charge POSITIV, positive charge is present या is concentrated in a very small space, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब बिल्कुल उसी में है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है, ध्यान दो, फोकस करो, लिमिटेड में अपने आप को समेटो, तो मतलब सिमटा हुआ। हाँ, हाँ, मतलब बहुत थोड़ी सी जगह में इसने देखा कि भाई सारे के सारे तो पार कर जा रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादातर पूरा खाली है। और उसने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बिल्कुल कहीं एक आध जगह ही डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो डिफ्लेक्ट होता है तभी जब वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इतने ही एरिया में पॉजिटिव चार्ज है, इतने चौड़े एरिया, बाकी पूरा खाली है। समझ गए? क्योंकि आपको पता है कि प्लस प्लस रिपेल करेगा, लाइक्स रिपेल, एक जैसा रहेगा, धकेलता है, अपोजिट अट्रैक्ट करता है, ये तो आप जानते हैं। तो अल्फा पार्टिकल आपको पता है कि डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको रिपेल वहीं से करेगा, डिफ्लेक्ट वहीं करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज होगा या मास होगा, है ना। तो उससे इसने कहा कि बहुत थोड़े से जगह में ही सारा चार्ज होता है। और थर्ड पॉइंट
a very small fraction, a very small fraction of alpha particles rebounded, meaning maximum mass of atom concentrated in a very small volume, concentrated in a very small volume. अब देखिए, समझिए इसको। आप यहाँ खड़े हैं और एक बॉल है आपके पास, हैवी कोई बॉल, मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, और उसको आप सामने अंधेरा है उसमें फेंक रहे हैं आप। उसी तरह का एक्सपेरिमेंट, आप फेंक रहे हैं बॉल, सारा का सारा आप जहां भी फेंक रहे हैं पार हो जा रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, अंधेरा जो सामने उसमें ज़्यादातर जगह खाली है तभी पार हो जा रहा है। कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि टकरा के थोड़ा सा एंगल चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि कहीं थोड़ा एरिया में जो है वहां पर उसका कुछ है वहां पर जो उससे टकरा के ये कर दे रहा है। और कुछ आप देख रहे हैं कि एक आध जगह फेंक रहे हैं उसी के बीच में, तो बिल्कुल वहां से टकरा के रिटर्न हो जा रहा है। इसका मतलब वहां बहुत कुछ ठोस है जिससे टकरा के लौट जा रहा है। समझ में आई बात? तो इसी से रदरफोर्ड ने समझा कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी है। जो चार्ज है वो थोड़े से ही एरिया में सिमटा हुआ है क्योंकि उससे डिफ्लेक्ट हो रहा है ये अल्फा पार्टिकल, और उससे भी बहुत कम 12,000 में एक, मतलब बहुत ही कम जो है वो रिबाउंड हो जा रहा है। तो जहां से रिबाउंड हो रहा होगा मतलब वहां पर मैक्सिमम मास होगा सॉलिड, तभी उसको जो इतना हैवी है, अभी आपको बताया कि 4 यूनिट है अल्फा पार्टिकल का मास। प्रोटॉन का कितना मास बताया? 1 यूनिट। प्रोटॉन का मास है 1 यूनिट और अल्फा पार्टिकल का है 4 यूनिट, तो भी उससे टकरा के लौट आ जा रहा है। एक बात बताइए, आप एक फुटबॉल भारी या बास्केटबॉल जो भारी होता है उसको एक टेनिस बॉल पर टकराइएगा तो लौट के आएगा रिबाउंड होके। बास्केटबॉल, एक टेनिस बॉल लटका हुआ है, कॉस्को बॉल, जो सॉफ्ट होता है एकदम, हल्का होता है, और आप उस पर बास्केटबॉल मारिएगा वही फेंका जाएगा। अगर आप बास्केटबॉल फेंक रहे हैं और वो रिटर्न होके आ जा रहा है, इसका मतलब वहां पर कुछ बहुत ही सॉलिड है जो उसको वापस लौटा दे रहा है टकरा के। हाँ। तो उसी तरह जो यहाँ अल्फा पार्टिकल्स जो बड़ी स्पीड में जा रहे थे, अब समझ लीजिए कि ट्रक जा रहा है और टकरा के लौट आ रहा है उल्टा, इसका मतलब वहां बहुत ही सॉलिड कुछ है भाई, जो ट्रक को भी लौटा के भेज दे रहा है वापस टकरा के। तो इन्होंने समझा कि जो मास है एटम का वो बिल्कुल थोड़े से एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पर जब टकरा रहा है अल्फा पार्टिकल तो वो टकरा के रिबाउंड हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे हाँ इन्होंने देखिए क्या लिखा, लिख लिया ना, कॉन्क्लूजन्स। हाँ 10 नहीं आगे, हाँ 10 he gave the following model of atom, 10 he gave following मॉडल ऑफ एटम। तो उन्होंने एटम का जो फिर स्ट्रक्चर बताया,
First, in an atom, there is a positively charged center. There is a positively charged center called the nucleus. Center called the nucleus full stop. NuCleus. NuCleus कोट्स में रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे. इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. उन्होंने कहा कि एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर है जिसका नाम दिया न्यूक्लियस. फुल स्टॉप. नियरली, हाँ लिखिए, बता दें, लिख लीजिए. नियरली ऑल द मास of an atom is present inside nucleus. Is present inside nucleus. Full stop. The radius of nucleus. अच्छा अभी छोड़ दीजिए, इतना ही लिखे. नंबर 2 पॉइंट अब लिखिए. पॉइंट नंबर 2. The electrons revolve around the nucleus revolve around the nucleus in circular paths. Full stop. Number 3. The size of nucleus is very small
the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. Size of an atom or the atom एन एटम जो भी लिखिए एक ही बात है। of the atom. फुल स्टॉप। इट्स रेडियस, इसी में हाँ पाँच में हाँ, इट्स रेडियस is about 10 to the power 5 times 10 to the power 5 times less than radius of atom. less than radius. of atom. देखिए इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए उतना साइज बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ, जो एक्चुअल साइज है। देखिए रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि इस तरह से स्फेरिकल शेप दिया एटम का। इसमें इन्होंने कहा कि पहली बात कही कि जो देर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एटम। एटम में एक केंद्र है जहां पर कि पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर। ये एटम है, ये एटम है। एक बुरादा, हाँ, एक बुरादा एटम के अंदर एक केंद्र है, उसका जो सेंटर है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। उस सेंटर को नाम दिया इन्होंने न्यूक्लियस। एकदम पॉइंट पे होता है। हाँ, सेंटर। और उन्होंने कहा कि यहीं पर सारा पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन रहता है। और चूंकि प्रोटॉन में ही सारा मास है तो सारा मास इसी में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। ओके। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चारों तरफ बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ये घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ठीक है। और देखिए एक बात, इसने कहा कि न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा है, कितना छोटा है, इसका जो रेडियस है एटम के रेडियस का 1,00,000 गुना छोटा है। साइंटिस्ट कैसे खोल जाते हैं? ठीक है, देखिए 1,00,000। अब यहां तो बनाना पॉसिबल, हम इसमें भी कोशिश की एक छोटा, लेकिन फिर आपको दिखेगा ही नहीं। मतलब समझ लीजिए कि पूरा बेउर बना लीजिएगा और तब इतना बड़ा, तो शायद उतना साइज आएगा। और भी सर एटम के अंदर है। हाँ, मतलब कि एक कण, एक शहर बसा हुआ है एटम के अंदर। एक कण के अंदर पटना के अंदर एक रूम समझ लीजिए, पूरा पटना लीजिए और उसके अंदर का एक कमरा है। मतलब एक कण के अंदर भी वो इतना छोटा एरिया। कैसे सब पकड़ा गया सर? ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा एरिया है, उसका रेडियस जो है 1,00,000 गुना छोटा है एटम के रेडियस का। पॉइंट वाला डायग्राम बना के फिर उसको पॉइंट। हाँ,
Proton is present in the center, that is nucleus. Proton is present at center in nucleus. गुना 1,00,000 गुना छोटा है. प्रोटॉन इज The size of nucleus is 10 to the power 5 या 1,00,000 जो लिखिए टाइम्स स्मॉलर. हाँ 1,00,000 times smaller than size of atom. Size of atom. कंक्लूजन्स होते हैं, निकालने के साइंटिफिक तरीके होते हैं, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है. हर चीज़ आपका डिवाइस पर ही नहीं होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है. हाँ स्मॉलर दैन साइज ऑफ एटम. ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम. इसी तरह का मॉडल रदरफोर्ड साहब ने दिया. बोला कि जो एटम है उसका पूरा स्पेस खाली है. समझ लीजिए ये पूरा कमरा और इस कमरे के अंदर एक धूल, बीच में बिल्कुल सेंटर में इस कमरे के एक धूल का कण हो. इतने बड़ा ही न्यूक्लियस होता है एटम का. समझ में आ रही बात. ये पूरा कमरा मान लीजिए गोल है अगर, तो ये एटम है और इसके बीच में बिल्कुल एक धूल का कण हो, उतना बड़ा ही न्यूक्लियस है. और उसी न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं. समझ गए. और या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा पटना हो और उसके अंदर एक रूम है. पूरा पटना जिला और उसके अंदर ये रूम, और इस रूम में ही सारे प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं. और इलेक्ट्रॉन क्या है, पटना के बाहर बाउंड्री पर चारों तरफ घूम रहे हैं. तो एटम के चारों तरफ ये घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, गोल पाथ में ये घूम रहे हैं. प्रोटॉन के बाहर, एटम के बाहरी इलाका, हाँ प्रोटॉन के न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाद एटम के अंदर में, एटम के अंदर, एटम से बाहर थोड़े जाए. तो एटम के बाहरी इलाके में ये न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल रास्तों में ये घूमते रहते हैं. और सेंटर है बहुत छोटा जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. बोला वहीं पर सारा प्रोटॉन बसता है. तो जितना भी मास है, आपने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल माना, नहीं के बराबर है. तो मास किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण है. मास एटम का किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से. मास ऑफ एटम was believed to be due to protons only. Yeah, of protons only, जो भी due to protons only. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास है नहीं, 2000 गुना कम है, तो वो नहीं के बराबर है. इसका मतलब एटम का जो मास होता है वो पूरा का पूरा किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण. और एक प्रोटॉन का मास माना भी कितना, 1 यूनिट. आपको बताया कि 1 यूनिट है उसका, 1 एटॉमिक यूनिट जो है 1 U.
तो ये मॉडल रदरफोर्ड साहब ने ये दिया कि भाई इस तरह का एटम होता है, जान लो सब। कैसा होता है? गोल होता है, जिसमें एक बिल्कुल अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है, वहीं पर सारा प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज और मास भी एटम का वहीं होता है। और बाहर जो बिल्कुल धूल के कण की तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं, जिनमें कोई ना मास नहीं है लेकिन चार्ज है, वो घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स। और ज़्यादातर जो स्पेस है एटम का वो खाली है, कुछ नहीं है, बस न्यूक्लियस है और बाकी पूरा खाली है। ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। समझ में आ गया रदरफोर्ड ने क्या कहा? एक टॉपिक करा के फिर खत्म कर देंगे, ब्रेक नहीं, ये खत्म नहीं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे 4.2.3। 4.2.3 बोर्स मॉडल, BOHR, एपोस्ट्रॉफी, हाँ, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, यहाँ ऊपर जो डायग्राम है वहाँ लिख लीजिए एक पॉइंट कि रदरफोर्ड गॉट नोबेल प्राइज इन 1908। रदरफोर्ड कहीं लिख लीजिए, रदरफोर्ड गॉट नोबेल प्राइज इन 1908। मान लीजिए आपसे पूछ देता है in 1908 full stop, he is called, he is called father of nuclear physics, father of, अंडरलाइन कर लीजिएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये पूछ सकता है, यही सब पूछेगा आपसे, और पूछ जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो कुछ ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना होगा लोगों के बारे में। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये रदरफोर्ड साहब के बारे में 2-4 बातें। अब इनकी कहानी ख़त्म हो गई, आगे हम लोग बढ़ गए, तो इसलिए अब उनको अलविदा कर दिए। अब आए हमारे सामने दूसरे साइंटिस्ट, नील बोर। अब इनका मॉडल है, इन्होंने इसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ खामियां पाई गई, तो इसके बाद अगला जो मॉडल दिया वो दिया बोर, यानी नेल बोर ने, शॉर्ट में एल, हाँ, शॉर्ट में बोर कहते हैं। तो बोर्स मॉडल अब हम देखते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, राइट। टू ओवरकम drawbacks of Rutherford's model of atom comma Niels Bohr, NEILS, नील बोलते हैं, नील बोर, BOHR, put forward his model अब ऐसे तो इन्होंने बड़ा डिटेल मॉडल दिया है, लेकिन हमें उसका इस लेवल पर नहीं ज़्यादा जानना है।
ठीक है, जो इन्होंने दो सुधार किए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं अभी, बस उतना ही। तो 2 पॉइंट इन्होंने सुधार किया। रदरफोर्ड का मॉडल को कहा ठीक है, लेकिन उसमें और 2 सुधार की ज़रूरत है। और इन्होंने और भी काफ़ी बातें कही, लेकिन उसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है डिटेल उतना। फर्स्ट पॉइंट, only certain special orbits known as discrete orbits, गर्मी अचानक बहुत बढ़ गई, known as discrete, discrete, discrete orbits of electrons, discrete orbits को अंडरलाइन कर लेंगे। उन्होंने वर्ड दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ये पूछा जाएगा तो इसको मार्क करना है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स किसने बताए थे? नील्स बोर ने। ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इनसाइड एटम। आर पॉसिबल इनसाइड द एटम। inside the atom. Full stop. Number 2, while revolving in discrete orbits, discrete, D-I-S-C-R-E-T-E, discrete orbits, the electrons do not radiate energy. The electrons do not radiate energy. Full stop. These orbits or shells, shells को अंडरलाइन करेंगे, और shells, नहीं shells को, हाँ, are called energy levels. energy levels को भी सिंगल कोट्स अंडरलाइन। as shown below. Full stop. These shells are represented by the letters कैपिटल K, कॉमा कैपिटल L, सब कैपिटल में रहेगा, कॉमा M, कॉमा N, डॉट, और स्मॉल n इक्वल्स
स्मॉल n इक्वल्स 1, 2, 3, 4 ... तो ठीक है, यही मॉडिफिकेशन अभी हमारे लिए ज़रूरी है जो बताया नेल्स बोर ने। उन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूमते रहते हैं, और कुछ नहीं कहा उन्होंने, बोला बस बाहर घूमते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कहीं भी घूमते रहेगा, इन्होंने कहा केवल कुछ हाईवे है जिस पर घूम सकता है, गली मोहल्ले चौराहे में नहीं घूमता रहेगा। आप बोल दिए कि कहीं भी घूमता रहेगा चारों न्यूक्लियस के बाहर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ही रास्ते हैं, कुछ ही हाईवे हैं, या तो इस हाईवे पर हो घूमेगा, नहीं तो इस हाईवे पर घूमेगा, नहीं तो इस हाईवे पर घूमेगा, कहीं गली मोहल्ले चौराहे में नहीं घूमता रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, जिसको स्पेशल ऑर्बिट्स या सेल्स कहा उन्होंने, या एनर्जी लेवल्स का नाम दिया, कहा कि केवल उसी रास्तों में वो घूम सकता है, बाकी में नहीं घूम सकता है, ना बाकी ऐसे रास्ते पॉसिबल हैं। तो इन रास्तों को उन्होंने कहा शेल्स। इनको क्या कहा? शेल्स या एनर्जी लेवल्स। और इसको शो कैसे किया? KLMN इस प्रकार से। तो इसी में हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी भी रास्ते में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता फिरता रहेगा, बट देयर आर सम स्पेशल डेफिनिट ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट। तो जैसे उन्होंने पहले आपने पढ़ा कि हाँ भाई अंदर न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन है सारा। अब उसके बाहर जो है उन्होंने कहा कि कुछ डेफिनिट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह से कुछ डेफिनिट। तो पहले को उन्होंने लेटर से अगर नाम दिया KLMN, इस तरह से अगर लेटर्स में कहें तो KL इस तरह से बना लीजिए, गोल गोल, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया है, गोल बनाइएगा। हाँ, KLMN। ये न्यूक्लियस है, अंदर लिख लीजिए। इतना ही आपको याद रखना है कि इसको उन्होंने कहा एनर्जी लेवल्स या शेल्स, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कैपिटल लेटर K से ही स्टार्ट किया, KLMN, ABCD नहीं कर देंगे। फर्स्ट जो है उसको K और उसको N इक्वल्स 1 कहा। एनर्जी लेवल का नंबर 1 है, रिप्रेजेंट करेंगे लेटर K से। नंबर 2 जो है सेल, तो उसको L से रिप्रेजेंट किया, L सेल कहा। ठीक है, इसको आप ऐसे सेल नाम भी दे सकते हैं, K सेल, L सेल, N सेल, M सेल, M सेल, इस तरह से। ठीक है, ये समझ में आ गया?
हाँ, इलेक्ट्रॉन इन्हीं रास्तों में घूमेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी छोटा मोटा फालतू रास्ते में नहीं घूमेगा, फिर सर्कुलर जो हाईवे होगा, बड़ा बड़ा हाईवे होगा, उसी में घूमेगा। उस हाईवे को नाम दिया सेल इसको कैसे लिखेंगे? है। इसको नॉर्मल पॉइंट में समझ लिख लीजिए, ओनली सम सर्कुलर पाथ्स having special property were possible for electron to revolve full stop. Bohr called these paths, Bohr called HR called these special paths energy levels or cells. Special paths energy levels और सेल्स। सेल मतलब जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, प्याज के एक के बाद एक छिलका होता है, उसी तरह समझ लीजिए। सेल्स रिटन एज कैपिटल के, कैपिटल एल, इस तरह के कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एन, and their number shown by their position shown as n equals 1, n equals 2, n equals 1, 2, 1, 2, 3, 4 है ना। यानी आप पोजीशन कहना थर्ड सेल, तो आप कहेंगे n इक्वल्स 3, उसको आप नाम देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1, 2, 3 KLM, दैट मीन्स M सेल। तो या तो आप कहिए M सेल या कहिए थर्ड n इक्वल्स 3 सेल, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, उसका पोजीशन बता के या उसका नाम दे के। ठीक है, तो नेल बोर साहब के मॉडल के बारे में हमें इतना ही जानना है अभी, कि उन्होंने कहा कि भाई बाकी सब बात ठीक है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, उसमें सब ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्पेशल हैं, ये किसी भी रास्ते पर नहीं घूमने लगेंगे, पतले रास्ते, टूटे फूटे रास्ते, बल्कि स्पेशल जो रास्ता होगा उसी में घूमेगा। और उन रास्तों को उसने नाम दिया एनर्जी लेवल्स या सेल्स। उसको दिखाने का तरीका KLMN या n इक्वल्स 1, 2, 3, यानी कौन सा सेल है, 1 है, इस तरह से। और उसने जो 2 पॉइंट कहे उसके बारे में, दूसरा पॉइंट कहा कि जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, यानी लूज नहीं करता, उसका एनर्जी फिक्स रहता है, उसको कोई घाटा नहीं होता है, अपना मस्ती में घूमता रहता है बिना पेट्रोल की चिंता के, पेट्रोल खर्च नहीं होता है उसमें घूमने, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, बस इतना है। नेक्स्ट अप लिख लीजिए टॉपिक 4.2.4। हाँ, ये हो गया कंप्लीट। 4.2.4, तब से आप परेशान हो रहे थे, आ गया। 4.2.4 न्यूट्रॉन्स, 4 न्यूट्रॉन्स, NEUTRONS, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लिखिए। इन 1932, अब देखिए ये जो KLMN है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे अंदर वाला K होता है और N बाहर होता है। ठीक है, कभी आपको आ जाए डायग्राम और वहां पूछ दे कि आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं, तो N होगा बाहर, K अंदर से शुरुआत होता है, सबसे अंदर K, सबसे बाहर N या R आ गया, N ही तक जानते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स। इन 1932, चैडविक
CHADWICK, Chadwick, discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to proton, full stop. It was called neutron. Full stop. Neutrons are present in nucleus with protons. Full stop. All elements have neutrons EU neutrons except hydrogen. हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। So why which is नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं होता है। कहिए कि सर वो लंबा क्यों है, वो नाठा क्यों है, तो है, अब उसका क्या रीजन। हाँ, एक्सेप्ट हाइड्रोजन में नहीं होता है। देखा गया कि हाइड्रोजन एक ऐसा चीज है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सब में न्यूट्रॉन होता है। फुल स्टॉप। A neutron is written as N. A neutron is written as N. capital? Small n. Quotes में रख दीजिए उसको, हाँ n. Full stop. Thus the mass of an atom is equal to sum of masses of protons and neutrons. फुल स्टॉप। देखिए, तो अब जो है चैडविक साहब ने 1932 में जाके, अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 1906, 7, 8, 10 के आसपास चल रहे हैं। 20 साल बाद लगभग जाके न्यूट्रॉन की खोज हुई। जब यहाँ हमारे यहाँ क्या चल रहा था, 1932 में थर्ड राउंड टेबल चल रहा है। हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रहा था उस समय वहाँ चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए। थर्ड राउंड टेबल वो भी लंदन में चल रहा है। तो क्या हुआ कि देखा गया कि भाई पहले कहा गया कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, नेल बोर साहब इतना कह दिए ये थे। कहाँ से आए, कैसे एक्सपेरिमेंट? हाँ, बता रहे हैं। तो नेल बोर और रदरफोर्ड और पहले के लोगों ने जो कहा था कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है,
रदरफोर्ड बोले कि न्यूक्लियस होता है, उसी में सारा प्रोटॉन होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। उसमें सुधार किया। बोर साहब ने बोले कि नहीं भाई, कहीं भी नहीं घूमेगा, कुछ स्पेशल रास्ते हैं उन्हीं में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी लेवल का नाम दिया। तो यहाँ तक ठीक था। लेकिन जब देखा गया उनका नंबर, भाई पहले कहा गया था कि पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस करता है एक दूसरे को, एटम पर चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। किसी भी चीज के अंदर जितना प्लस होगा उतना माइनस, तभी तो बैलेंस जीरो हो जाएगा ना, चार्ज। समझ में आई बात? तो अगर किसी चीज के अंदर पाया गया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर 5 प्रोटॉन्स भी हैं, तभी उसका चार्ज नेगेटिव न्यूट्रल आ रहा है, बैलेंस होके जीरो हो जा रहा है। लेकिन जब इसका मास, प्रोटॉन का मास भी 1 यूनिट हो गया, आपने देखा प्रोटॉन का मास 1 यूनिट पाया गया, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल तो जीरो ही मान लिया गया। तो जब कहा गया कि मास है किसका, तो मास एटम के अंदर कहा गया, दोनों ने कहा रदरफोर्ड की जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस में है और प्रोटॉन की वजह से है। तो जब प्रोटॉन का मास और एटम का मास कंपेयर किया गया तो बहुत फर्क आया, उसमें बहुत फर्क मिल रहा था, लगभग आधा हो जा रहा था। तो भाई अब तक जो बात थी कि इलेक्ट्रॉन का तो सही है कि मास बहुत कम था, वो उसका कोई मतलब गिनना ना गिनना बराबर। तो दूसरा पार्टिकल बचा प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास भी है, चार्ज भी है। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने, यानी टोटल मास जो है वही एटम का होना चाहिए। तो लेकिन देखा गया कि भाई जो एटम का मास देखा जा रहा है और प्रोटॉन का मास, उसमें फर्क आ जा रहा है काफी। एटम का मास, सब प्रोटॉन को आप जोड़ रहे हैं तो एटम का मास पूरा नहीं निकल रहा है, आधा ही रह जा रहा है या उससे भी कम हो जा रहा है। तो यानी कि कुछ और भी है जिसका मास है कुछ और। जब ये पूरे प्रोटॉन को जोड़ रहे हैं तो उससे मास पूरा नहीं हो रहा है एटम का। तो यानी कोई और भी पार्टिकल है जिसमें मास है और उसका मास जुड़ के फिर एटम का मास बराबर हो रहा है। समझ रहे बात? और चार्ज नहीं है उस पर, क्योंकि चार्ज तो यही दोनों बैलेंस कर रहे हैं। समझ गए? चार्ज तक तो कहानी ठीक हो रही थी कि 5 इलेक्ट्रॉन है अगर तो 5 प्रोटॉन है, वो जीरो हो जा रहा है चार्ज, ये तो बात ठीक हो रहा था। लेकिन जब अब 5 प्रोटॉन का मास जोड़ के और फिर एटम का मास जोड़ा जा रहा है तो देख रहे थे तो आधा ही आ रहा है उसका। तो बाकी आधा मास किसकी वजह से है? कुछ तो है। उसकी खोज करते बहुत समय लगा चैडविक को, क्योंकि वो जल्दी निकलता नहीं, ये तो यही छुपा रहता है अंदर कमरा में प्रोटॉन। बताया आपको कि न्यूक्लियस में छुपा रहता है, भेंट नहीं करता है किसी से जल्दी। जितने अल्फा पार्टिकल आए थे सब हवा हवाई हो गए थे, इससे भेंट हुआ एक आध 12,000 में एक को मिला था। और न्यूट्रॉन तो और मुश्किल से मिलता है, उसके भी अंदर, प्रोटॉन के भी अंदर छुपा बैठा रहता है। तो इसकी खोज करने में बहुत समय लगी थी चैडविक को, इसलिए 20 साल लग गए थे उसकी कोई खोज खबर लेने में। तो 1932 में जाके फाइनली चैडविक ने कहा कि एक और पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के ही बराबर होता है और चार्ज उस पर कुछ नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होता है इसलिए न्यूट्रॉन नाम दे दिया। पॉजिटिव चार्ज था तो प्रोटॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ग्रीक वर्ड से आया है, और न्यूट्रल था तो न्यूट्रॉन नाम दे दिया, एक जैसा नाम होना है। तो न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है उसका मास कितना आया? प्रोटॉन के बराबर, चार्ज उस पर जीरो, और कहा गया कि जितना प्रोटॉन होता है लगभग उतना ही न्यूट्रॉन भी होता है, लगभग। और इन दोनों का मास जब जोड़ देते हैं तब एटम का मास ठीक ठाक मिलने लग गया फिर। हाँ, क्योंकि नहीं, बात है कि आपको सही चीज पता होनी चाहिए ना। प्रोटॉन आप पहले लेके चल रहे थे तो प्रोटॉन का मास आप जोड़ रहे थे तो आधा ही हो रहा था, आधा मास निकल, तो भाई आधा मास कहाँ से आ रहा है? और हिसाब किताब होता है ना भाई, पैसे इतने तो कहाँ से आए पैसे? सीबीआई पूरा यही तो जांच लगे हुए कि लालू जी खाते में 1,000 करोड़ है
तो हिसाब दे रहे हैं 2 ही करोड़ का, बाकी 998 करोड़ कहां से आया? कहीं से तो आया ना, तब तो पैसे मिले। चलिए, मैंने ऐसे ही इसका कोई रियलिटी नहीं है फिगर, मैंने आपको मजाक में कहा। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जब मास एटम का ज्यादा है लेकिन प्रोटॉन का मास ऐड कर रहे हैं तो उससे बहुत कम निकल के आ रहा है, तो बाकी मास कहां से आ रहा है? तो उसकी खोज की गई कि एक और पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में ही रहता है प्रोटॉन के साथ, और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के ही लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा उससे होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इन दोनों के मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें एटम का सही सही मास निकल आता है। तो फिर फाइनली जो कहा गया कि भाई एटम जो क्या होता है, पहले जैसा कहा था कि न्यूक्लियस होता है और वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर इन एनर्जी लेवल्स में घूमते रहते हैं, सेल्स में घूमते रहते हैं, और एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब मास कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही एटम का मास निकल के आ जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन पार्टिकल की खोज हुई और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम थक गए, आज यहीं तक, इसको रिवाइज कीजिए। अच्छा, दूसरी बात है, मैं आपको बार बार चेता रहा हूँ अभिषेक कि खाली भागने की फिराक में नहीं रहिए कि फटाफट भाग लें, खत्म कर लें, उसको समझना भी जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आप भूल रहे हैं पीछे का चीज किसी भी कारण से, अब वो आप चाहे वो रिवाइज दूसरा चीज रिवाइज करने में लगे हों, उसको टाइम न दे रहे हों, अब जो भी कारण हो, ठीक है। हाँ, आपको, हाँ, अब कल नहीं आप कर रहे हैं तो परसों, स्ट्रक्चर नहीं, पहले आप उससे पीछे वाले चैप्टर पर जाइए। अभी आप ये तो आज का है इतना, ठीक है, ये तो आज का भी आपको जो फर्स्ट, और आप पहले फर्स्ट रिवाइज करके आइए। आप देखिए अगर हो जाता है रिवाइज तो सेकंड का भी ले लेंगे, आप बता दीजिएगा कि सर रिवाइज हो गया है। हाँ, तो परसों होगा तो 2 दिन आपको मिल जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड रिवाइज कर लीजिए, थर्ड फोर्थ आपको ले लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे सामने ज़रूरी है, इसलिए कि हमें पता चले आपकी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ हाँ हाँ, डाल दें। तो इसलिए कि आपको डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक के बाद 2 होगा, जैसे नंबर्स जो है ना 1 2 3 4, एक के बाद 1.1 1.2 ये नहीं होगा, एक के बाद सीधे जाएगा 2। हाँ हाँ, सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज, सर्टेन डेफिनिट वैल्यूज, सर्टेन, हाँ, सर्टेन CERTAIN, सर्टेन डेफिनिट वैल्यूज, हाँ। जैसे देखिए पेन की जो संख्या है, ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1.1 हो सकता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पेन की बात कहा जाए, हाँ, तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो 2 होगा, 1.2 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.235 नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल है कि 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, इनके बीच में और कुछ नहीं है। इस तरह का जब होता है, एक पूरा मैथ्स ही है, इस पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ब्रांच ही है, पूरी पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वालों को।